हेलो चैंपियंस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम एसएससी जीडी 2025 के लिए आज से आपकी जीके जीएस के लिए तिरंगा सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम 25 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। और ये आज हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट होने वाला है। यहां पर टॉपिक की संख्या लिखी हुई मिलेगी और टोटली अपना रहने वाला है। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है मौर्य काल। हम पढ़ने वाले, देखिए, आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप देख भी रहे होंगे कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, तो सिर्फ अगर आप ये 25 टॉपिक पढ़ते हो, जो लगभग मैं आपको 20 घंटे में पढ़ाने वाला हूं, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया 25 टॉपिक को 20 घंटे तक अच्छे से आपने पढ़ा, तो आपका जीके जीएस में जो स्कोर नहीं होता ना, जो बोलते हैं कि सर जी मुझे जीके जीएस याद नहीं होती, जीके जीएस में स्कोर नहीं होता, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है लेकिन यहां पर स्कोर नहीं बन पा रहा, ये 25 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं। मुझे इस बात का पता है कि मुझे इससे काफी नुकसान होगा। कम स्टूडेंट देखेंगे, अगर 100 क्लासेज एसएससी जीडी के लिए चल रही होती है ना जीके की, तो उसमें एक टीचर ही टॉपिक वाइज पढ़ा रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ना पसंद नहीं करता। लेकिन जो अच्छा टीचर होता है उसको यह पता होता है कि भाई जब तक वो टॉपिक वाइज याद नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जो बोलते रहते हैं कि सर जी हम जीके जीएस पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, उसके पीछे का कारण यही होता है कि वो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे होते, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं। देखो, आपको पता है कि सफलता सिर्फ 1% स्टूडेंट को ही मिलती है और आपके एसएससी जीडी में तो ये आंकड़ा और भी बहुत कम है। तो क्योंकि पढ़ते भी स्टूडेंट 1% ही है जो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको इसका नोट्स भी देने वाला हूं इस टॉपिक का। यहां पर तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए, साथ में मैं आपको नोट्स दूंगा जिससे आप इस टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। जो यहां पर हम नहीं बता रहे होंगे वो भी आपको वहां पर नोट्स में दिया जाएगा, ताकि कुछ बचा हुआ है वो भी आप कर लो। अगर एग्जाम में आए तो आप आराम से कर लो। अब डेली आपको पढ़ना है, डेली आपके लिए 11 AM पे आपकी क्लास आने वाली है। इसको मिस अपने को नहीं करना है जब तक ये सीरीज समाप्त नहीं हो जाती। उसके बाद हम और भी चीजें बहुत सारी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि आपको एसएससी जीडी 2025 में जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करवाना है। जो आपको डर लगता है कि स्कोर नहीं होता, उसको खत्म करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है और इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मुझे दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ही इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से। पहला टॉपिक है अपना मौर्य समाज। क्या है? मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? यह आपका क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौर्य समाज का संस्थापक कौन था या इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो मौर्य काल है वो कब से कब तक रहा है? ये आपका 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक ये आपका रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसने अपनी राजधानी भी बनाई होगी, क्योंकि जब राजा बनते थे तो वो अपनी राजधानी बनाते थे जहां से वो पूरे कार्यभार को संभालते थे। तो वो थी आपकी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाई थी मौर्य समाज ने, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी, जिसको अभी हम पटना के नाम से जानते हैं। और जो पटना बिहार में स्थित है, ये अभी आपको याद रख लेना है। ठीक है, हर क्वेश्चंस के साथ हम चीजें करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मौर्य समाज की
स्थापना या संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मौर्य साम्राज्य है वो कब से कब तक रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक ये आपका रहा था। ये याद कर लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी बेवजह की चीजें मैं आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। सबसे पहला शासक कौन हुआ आपका, हमने अभी पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या हो जाएगा, आपका पहला शासक हो जाएगा। और इसने शासन किया था 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक। इसको भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका शासक था वो था आपका बिंदुसार, ये हो जाएगा बिंदुसार। इसने जो शासन किया था वो क्या था, 298 ईस्वी पूर्व से लेकर ये आपने किया था इसने 273 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया था। उसके बाद जो तीसरा है और मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा या सबसे बड़ा राजा वो हो जाएगा आपका अशोक। तीसरे नंबर का शासक था कौन, आपका अशोक था, जिसने 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ये तीनों के तीनों हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा। उसका बेटा था बिंदुसार, दूसरा शासक था जिसने 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तीसरा हो जाएगा आपका चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसने 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था इसका, वृहदर्थ हो जाएगा। अंतिम शासक कौन था, वृहदर्थ। और ये कब था, 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये 185 ईस्वी पूर्व था। इसकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा, इसी का सेनापति था, उसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पुष्यमित्र शुंग है, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी वृहदर्थ की। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था वृहदर्थ। कब था ये, 185 ईस्वी पूर्व। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग की। और इसी के द्वारा शुंग वंश की संस्थापना की गई थी, या शुंग वंश का ये संस्थापक था। ये भी आप ध्यान रख लेना, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है जी, जितने इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहां पर बताए हैं। चलो ये देखो, पहला हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा क्या हो जाएगा आपका बिंदुसार, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका अशोक, और उसके बाद अंतिम शासक वृहदर्थ हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। अभी हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला शासक था, बिंदुसार क्या है, ये दूसरा शासक हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि दूसरा शासक कौन था। हो सकता है आपको इजी क्वेश्चन लग रहा हो, देख सकते हो ये 2024 में अभी जो लेटेस्ट फरवरी में एग्जाम हुआ था आपका, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रख लेना चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, कि इसने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में, जो इसका अंतिम समय था ना, और कब था वो अंतिम समय, 298 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय की बात हो रही है। उस समय में इसने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा, और बेटे का बेटा होता है पोता, और वो कौन हो जाएगा, अशोक। ठीक है, और याद करना है कि कब से कब तक था, तो क्या याद करेंगे, अशोक कब से कब तक था। पहला कौन सा था, 322 से 298 चंद्रगुप्त मौर्य, 298 से लेकर 273 बिंदुसार हो जाएगा, और 273 से लेकर
ये आपका हो जाएगा 232 तक कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। 232 में इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट और है कि 269 ईस्वी पूर्व इसका राज्याभिषेक किया गया था, यानी इसको राजा बना दिया गया था कि बिंदुसार के बाद यही राजा बनने वाला है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने शासन तो किया था 273 से लेकर 222 ईस्वी पूर्व तक, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक किया गया था वो किया गया था 269 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 4 वर्ष पहले, 4 ईस्वी पूर्व ही कर दिया गया था। और इसने जो अपना पहला युद्ध है वो कब लड़ा था, 8वें वर्ष में लड़ा था। यह भी इंपॉर्टेंट है, 8वें वर्ष में लड़ा था। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं कि खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसकी गई थी, मौर्य समाज की स्थापना की गई थी। सॉरी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना या मौर्य वंश का साम्राज्य है, शुरुआत हुई थी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की संस्थापना की गई थी। या बोल सकते हो कि नंद वंश का संस्थापक, डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएगा आपका महापद्म नंद हो जाएगा। उसके बाद है पाल वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गोपाल हो जाएगा। और मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाबर हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश का महापद्म नंद, पाल वंश का गोपाल और मुगल वंश का हो जाएगा आपका बाबर। ठीक है, 322, कभी कभी 321। देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, यह एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का। तो 322 भी लिख दिया है इसने, 321 भी लिख दिया गया है, क्योंकि अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग मिलता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह तो या तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य से पूछे जाते हैं या अशोक से। अशोक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, भाषा अलग है आपका और लिपि अलग है। जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। फर्क है ना, तो वही चीज है। तो यही पूछा गया है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर प्राकृत भाषा हो जाएगी और ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अधिकांश शिलालेख हैं, सभी नहीं है। सिर्फ 2 शिलालेखों को छोड़कर, 2 जो शिलालेख हैं उनको छोड़कर सारे के सारे प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो सर जी जो बाकी 2 है वो कौन सी लिपि में लिखे गए, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसकी लिपि अलग है। ठीक है, बाकी सभी की ब्राह्मी लिपि है, उसकी हो जाएगी आपकी खरोष्ठी लिपि हो जाएगी। बाकी के जो 2 है उनमें क्या हो जाएगी आपकी खरोष्ठी लिपि। एक का तो नाम है आपका शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी है एक तो आपका, ठीक है, और एक है आपका मानसेरा। ये 2 हैं जिनकी जो लिपि है वो क्या है, खरोष्ठी है। ये याद रख लेना, ये आपके 2 हैं। ठीक है जी, बाकी के सारे प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि अशोक के कौन से शिलालेख है जो आपकी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो एक हो जाएगा शाहबाजगढ़ी और मानसेरा हो जाएगा। ठीक है, और कितने शिलालेख है, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि अशोक के द्वारा ही भारत में सबसे पहले शिलालेखों की शुरुआत की गई थी। जो शिलालेख है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा की गई थी। ये शिलालेख होते क्या हैं, जैसे अपने पहाड़ होते हैं ना, तो उसमें बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उन पर गुदवाया जाता है।
कि उस समय में, ताकि जो मिटे ना और जब भी हो तो लोग उसको पढ़ सके। जिस तरीके से हम कॉपी पेन में लिखते हैं ना, वैसे उस समय उस पे लिखा जाता था। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उनको शिलाएं बोला जाता था, तभी इसको शिलालेख बोला जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी ने की थी। इसके कितने शिलालेख है अशोक के, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो 14 शिलालेख है इसके द्वारा लिखे गए हैं। और जो स्तंभ शिलालेख है, स्तंभ लेख है, वो उनकी संख्या कितनी है, वो है 7। याद कर लो, ये 14 है और इसके आधे हैं बड़े वाले, लंबे वाले। यानी कि जो ऐसे लिखे गए हैं उनकी संख्या 14 है, जो ऐसे लिखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा आपका, अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो आप सभी जानते हो कि मौर्य समाज की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके गुरु कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो इसके गुरु हो जाएंगे आपके कौटिल्य। कौन हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे। इनका दूसरा नाम ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है। एक तो कौटिल्य हो गया, एक हो गया आपका चाणक्य, और इसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बात याद रख लेना। क्या हो जाएगा, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसी के द्वारा क्या किया गया था, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना है किसके द्वारा की गई थी, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। यह अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, यह हमें बताती है राज व्यवस्था और राजनीति के बारे में बताती है। जो आज के समय की कूटनीति होती है ना, आप सभी जानते हो, जो नेता वगैरह करते हैं, उनके बारे में यह बताती है। और इसी अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इतना ही यहां से पूछा जाता है। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, जो राजनीति, राज्य व्यवस्था, इनसे संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक खालिस्तान के अनुयायी थे। किस चीज के अनुयायी थे, तो ये हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जैन धर्म किसने अपनाया था, हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था अपने अंतिम समय में। ठीक है, और बौद्ध धर्म किसने अपना लिया था, अशोक ने। अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपनाया था, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, अपने राजा बनने के बाद, राज्याभिषेक के 8 साल के बाद उसने युद्ध लड़ा था। वो कलिंग का युद्ध था, जो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि लाखों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग घायल हो गए, जिसको देखकर जो अशोक था, सम्राट अशोक, उसका दिल पसीज गया और उसने क्या किया, युद्ध नीति त्याग दी कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। इसलिए बौद्ध धर्म की जो तृतीय संगति है, बौद्ध संगति, तृतीय जो बौद्ध संगति है, वो किसके शासनकाल में हुई थी, वो आपके अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। कहां पर हुई थी ये, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। बाकी हम बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इतना याद रखना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों अपनाया था, क्योंकि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हो गए थे, जिससे उसका युद्ध करने की जो नीति है उसको त्याग दिया कि मैं अब युद्ध कभी नहीं करूंगा। और ये कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। और जो भिक्षा दी जाती है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी उपगुप्त के द्वारा। उपगुप्त, ये भी याद रख लेना, उपगुप्त के द्वारा दी गई थी, जो कौन था, एक बौद्ध भिक्षु था। ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मतलब है जैसे आप आज के समय में बोला जाता है ना कि भगवान का नाम ले लिया, गुरनाम ले लिया, ठीक है, इस तरीके से वो होता था। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। तृतीय बौद्ध संगति है, इसी के शासनकाल में हुई थी। और कहां पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलो, ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को अपने को याद करना है। ठीक है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना है 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, जिसको पटना के नाम से जाना जाता है, और पटना ये बिहार में है, जो पहले पाटलिपुत्र था। ठीक है, और किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही इसको बनाया गया था। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? देखो दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूं, जो अपनी ये तिरंगा सीरीज है, ये आपको तिरंगा की शान बनाने वाली है, क्योंकि आप फौजी बनोगे, पहचान बनोगे। तो यहां पर मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं आपका करने वाला। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, बाकी मैं नोट्स के रूप में आपको देने वाला हूं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहीं से मिलने वाले हैं, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं यहां पर हंसी मजाक करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे वो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, वो सफल हो जाएंगे। जिनको नहीं पढ़ना है, मौज मस्ती करनी है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उनका दिल है, उनका मन है, उनका जीवन है, उनका समय है, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिनको पढ़ना है और सही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आती है, वो हमसे पढ़ते रहना। ठीक है, देखो, और कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, आप 19 क्वेश्चंस करके आने वाले हो 20 क्वेश्चंस में से जीके में, ये बात याद रख लेना। ठीक है, तो ये देखो क्या है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा किसने उठाया था? ये अशोक ने उठाया था। तो जब अशोक ने ये सोचा कि मुझे अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो उसने देश के कोने कोने पे, अलग अलग जगह पे अपने जो धर्म प्रचारक है उनको भेजा। तो वो भी आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। यहां पर धर्म प्रचारक का नाम लिखा हुआ है, स्थान है, कहां पर भेजा गया था, ये लिखा हुआ है। पहला था महाधर्म रक्षित, जिसको कहां पर भेजा गया था? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है, पहला है आपका महाधर्म रक्षित, जिसको महाराष्ट्र में भेजा गया था। दूसरा है आपका महेंद्र एवं संघमित्रा, इसको कहां पर भेजा गया था? इनको श्रीलंका में भेजा गया था। श्रीलंका में है, बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं, पहले भी थे, अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा गया था कहां पर? श्रीलंका में। तीसरा है आपका महारक्षित है, इसको भेजा गया था यमन देश में। चौथा है आपका सोना एवं उत्तरा, इसको भेजा गया था सुवर्ण भूमि में। ठीक है, और आपका पांचवा है मनझिम, इसको भेजा गया था हिमालयवर्ती देश, जो हिमालयवर्ती देश है ना अपने नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह, इस साइड वाले। ठीक है, वहां पर भेजा गया था, चीन के आसपास, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, अपना भारत का जो एरिया हो गया, वहां पर भेजा गया था। तो ये याद कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपके लिए ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप इनको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इनको याद करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं इनमें कुछ समझा सकता हूं मैं, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद ही करना पड़ेगा। अब मैथ तो है नहीं कि मैं आपको समझा दूं, जीके है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, और अगर आप बोलोगे तो हम ट्रिक से फिर याद करवा देंगे, लेकिन वो ट्रिक होगी प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे, अगर आपको याद नहीं होते तो। क्योंकि ट्रिक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर काफी ट्रिक्स हो जाएंगी जीके में, उनको याद करना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो देखो कि निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किस पीरियदस्सी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है पीरियदस्सी के नाम से? तो यह जाना जाता है अशोक को। अशोक को पीरियदस्सी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देवताओं का पीरियड, देवताओं का पीरियड इसका मतलब होता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, देवताओं का पीरियड, जो भगवानों के लिए प्रिय हो, प्यारा हो।
ठीक है, क्योंकि इसने धर्म के प्रचार का काम किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार का काम किया था, तो देवताओं का प्रिय इसको नाम दिया गया, इसके उपनाम, ठीक है, इसको बोला जाता है कि कौन सा उपनाम दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। और अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सांची का जो महान स्तूप है वो किसके शासनकाल में बना था, तो ये अशोक के शासनकाल में बना था, जब उसने कलिंग का युद्ध जीता था। कलिंग युद्ध की विजय के अवसर पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो अशोक के कहां पर है ये आपका है रायसेन, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, जिसको आप एमपी बोल सकते हो, वहां पर है ये। ठीक है, सांची का स्तूप है, अशोक के द्वारा बनाया गया था कलिंग युद्ध विजय में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था ये। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रख लेना है, सांची का स्तूप। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जो सांची का स्तूप है उसको जो आपका विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा, तो वो हो जाएगा 1989 में। ठीक है, सन 1989 में इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। अगर आपने इतना मैंने पढ़ाया है उसको याद करने की कोशिश की होगी तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा। मैंने सभी का आराम से आपको समझाया था कि भाई सबसे पहले दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि जितना हम रिवीजन करेंगे, जो हार्ड चीजें होती हैं उनका जितना रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा। कि 322 से लेकर 298 तक ईसा पूर्व तक किसका शासन था, काल था, वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद 298 से लेकर 273 तक किसने शासन किया था, वो किया था बिंदुसार ने। उसके बाद 273 से लेकर 232 तक किसने शासन किया था, वो किया था आपका अशोक ने। तो क्या हो जाएगा, 232 में जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसका शासन है वो समाप्त हो गया, तो क्या हो जाएगा 232 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व आप इसको बोल सकते हो। समझ में आ गया। और ये शासक कब बना था, राज्याभिषेक कब किया गया था इसको, 269 में। ये भी याद रख लेना, 269 में। ठीक है जी, तो ऐसे याद करते हैं, किसी का भी पूछे आंकड़े है ना ऐसे याद होते हैं, बार बार रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो, आराम से याद हो जाएंगे। मैंने कम से कम 3-3, 4-4 बार आपको बता दिया है, अब तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। तो किसने कर दिया था भाई, ये तो आपको पता ही है, अशोक ने कर दिया था। ठीक है, वो जीत गया था तो उसने त्याग कर दिया कि मैंने युद्ध अब छोड़ देता हूं, सब कुछ उसने त्याग दिया था, तो ये आपका अशोक हो जाएगा। चलो, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो किसने भेजा था, तो ये हो जाएगा आपका सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसको भेजा था, मेगास्थनीज को। किसके शासनकाल में या किसके दरबार में, यह भी क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज है वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मेगास्थनीज है इसने एक पुस्तक लिखी थी जो इंपॉर्टेंट है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य काल के बारे में लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडिका उसका नाम हो जाएगा। और ये सेल्यूकस था जो इसका ससुर था, उसने भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। देखो, ये एक क्वेश्चन आया है, मैंने आपको बताया था कि कितने शिलालेख है, 14 शिलालेख है, उसके बाद 7 वो अपने स्तंभ शिलालेख है। तो इन सभी को आपको याद करना है कि कौन सा कहां कहां पर है। ठीक है, और उसके लिए आपको मैं आगे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जो शिलालेख से है ना, एसएससी जीडी में ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया है,
और अभी 2024 में ही पूछा गया है। तो इसका मतलब एक बात समझा करो, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या होती है कि अभी एक क्वेश्चन आया है, शुरुआत हो गई है, इससे पहले नहीं आया था, ना 2019 में आया, ना 2020-21 में आया, ना 22-23 में आया, ठीक है, लेकिन अब आया है, तो इसका मतलब आगे इससे ज्यादा और बढ़ेगा। तो आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। तो पहले इसको करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। यह है आपका कलसी। जो कलसी शिलालेख है यह कहां पर है? यह है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी कहां पर है ये भी पूछ ले तो देहरादून में हो जाएगा। कहां पर है? देहरादून में स्थित है। ये कौन सा है? कलसी, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उसके बाद है आपका गिरनार। गिरनार कहां पर है? यह है जूनागढ़ में। कहां पर है? जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां पर हो जाएगा आपका? गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। उसके बाद है आपका मस्की है, तो यह है आपका रायचूर, ठीक है, रायचूर। और रायचूर कहां पर है? ये आपका कर्नाटक में, ठीक है। और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट आपके एग्जाम में होते हैं, इस बात को याद रख लेना। और ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बार बार रिपीट होता है। वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, कहां पर है? भारत में है। तो कौन सा भारत में नहीं आई हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा। तो अब ये कहां पर स्थित है? ये है आपका अफगानिस्तान में। कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में है भाई, ठीक है। कहां पर हो जाएगा? अफगानिस्तान में हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आपको क्या करने हैं? नोट्स में पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये जो आपके मौर्य काल था, मौर्य साम्राज्य था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं, सिर्फ इनको छोड़कर, क्योंकि इनको आपको याद करना है। और ये कहां पर मिलेंगे आपको, ठीक है, ये आपको कहां पर मिलेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है अपना, इसको करते हैं एक बार। ये क्वेश्चन और रह गया एक, कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और खालिस्तान अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। देखो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये क्वेश्चंस याद कर लो, कंबलों के लिए, जो कंबल होते हैं ना हम सर्दियों में यूज करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। याद करने का तरीका कैसे है कि कंफ्यूज ना हो। उत्तर पश्चिम एरिया कौन सा हो गया? ये अपना मैप का इस साइड वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जिसमें अपना दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये वाला एरिया आता है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में सर्दी सबसे ज्यादा कहां पर पड़ती है? आपने सुना है ना कि दिल्ली की ठंड खतरनाक होती है, तो ये यहां पर है। और ठंड में क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं? कंबल। तो ये याद कर लो ऐसे। उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा? कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा क्या है? सोने और कीमती पत्थरों के लिए। अब देखो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आई होगी, अगर वो राजस्थान से हैं, कि राजस्थान में औरतें हैं काफी सोना पहनती हैं, और जो पत्थर है वो भी काफी अच्छा है, वो राजस्थान में निकलता है। लेकिन जो सोना है ना सबसे ज्यादा बिकता है, जहां पर औरतें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, अगर आपने साउथ की मूवी देखी होगी और उनके शादी वगैरह देखते होगे, तो इतना इतना सोना वो पहन के रखती हैं, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा होता है। तो साउथ में होता है, तो साउथ से कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में, ठीक है, याद कर लेना। उत्तर पश्चिम पूछेगा, कंबलों के लिए प्रसिद्ध था, कंबल है उसके लिए, और सोना और कीमती पत्थर है वो दक्षिण भारत प्रसिद्ध था उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ही पूछा गया है। अब ये आ गया तो इस बार ये आ सकता है, ऐसे याद करना है अपने को, ठीक है जी। तो अब हमारे यहां पर क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। कैसा लगा ये लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा है, ठीक है। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन जीके, बेहतरीन क्वेश्चंस और अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर आते हैं कि जो आपके पीडीएफ नोट्स है वो कहां पर मिलेंगे। वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही अपनी क्लास खत्म होगी
उसके आधे घंटे के बाद यानी 11 बजे अपनी क्लास होती है, तो 11:30 बजे आपको टेलीग्राम पे है जो अपने पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो इसमें भी क्वेश्चंस कोई छूट गया है ना, वो सारा का सारा वहां पर आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, हैंड रिटन लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से लिखे हुए। ठीक है, तो उसमें आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, वो ये सारे याद करने में करना है कि सारे के सारे शिलालेख आपको याद करने हैं कि कौन सा शिलालेख है वो कहां पर है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो जिनका डिस्क्रिप्शन से ओपन ना हो वो सर्च कर लेना एसएससी जीडी किंग, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? और कमेंट जरूर कर देना कि कैसी लगी क्लास, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगली क्लास और बेहतरीन करवाने के लिए। ठीक है जी, पहली क्लास थी, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू।